वाला मामला है भारतीय जनता पार्टी के लिए नए परिप्रेक्ष्य में। तो इसको मेकअप कहां से करेंगे वो? आप नुकसान में महाराष्ट्र में, आप नुकसान में कर्नाटक में, राजस्थान में, क्योंकि आप हर जगह आप 100/100 वाले नंबर पे थे और वहां से आप भारी नुकसान की स्थिति में जा रहे हैं। तो इसलिए जो आपका ऊपर का जो हेडिंग है कि मुश्किल में पीएम मोदी, वो नंबर्स के आधार पे है। मुश्किल में पीएम मोदी वो अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के आधार पे हैं। क्योंकि देखिए कहां पहले एक जमाने में कांग्रेस के लंबे पीरियड को जिसको लेके आप हमेशा कोसते रहते हैं, 55 लाख करोड़ का कर्ज था और उसको आपने सीधे सीधे 155 लाख करोड़ में बदल दिया। आप सोच के देखिए 9 वर्ष जो प्रधानमंत्री ने, हमें याद है 2014 का उनका एक भाषण, वो कहते थे 60 साल बनाम 60 महीने। तो 60 साल बनाम जब 9 वर्ष की एक तस्वीर खींचते हैं तो 60 वर्षों में कितनी एक स्वर्णिम सी तस्वीर हम लोगों को दिखी अर्थव्यवस्था की। और इस 9 वर्ष में आरबीआई को स्वयं कहना पड़ रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था कम से कम 12 से 15 वर्षों तक पीछे जा चुकी है। और वो आरबीआई, वर्तमान के आरबीआई के आंकड़े हैं ये, कोई भारत सरकार के आंकड़े हैं ये। तो ये स्थितियां बहुत ही चिंतनीय स्थिति, इसलिए देश कहीं न कहीं परिवर्तन की तरफ अग्रसर है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन के दलों की बड़ी जिम्मेवारी है कि वो काफी सावधानी के साथ एक मैनिफेस्टो को तैयार करें, उनके क्या मूलभूत प्रारूप हो, किन बिंदुओं पे क्या ऐसे एक एजेंडा बनाना है, उसके तरफ आगे बढ़ना उनके लिए बड़े जिम्मेदारी की स्थिति। चूंकि देखिए अभी तो हम लोगों ने देख लिया। मैं एक लाइन और कहूंगा, मैं कभी ईडी के चार्जशीट को नहीं पढ़ा करता था, लेकिन मैंने अभी जब शराब घोटाला वाला जो चार्जशीट दाखिल हुआ छत्तीसगढ़ के, उस ईडी के चार्जशीट के हजारों पेज में, लेकिन कुछ पेज मैंने पढ़े ना, ईडी का वो चार्जशीट बिल्कुल मनोहर कहानियों की तरह दिखता है। आप जब आरोप को साबित नहीं कर पाते हैं तो आप कहते हैं कि उसके ऊपर नकली पट्टी थी, उसके ऊपर ये था, उसके ऊपर ये था। तो सोच के देखिए, कहने का मेरा आशय ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी कोई मुद्दा तय नहीं कर पाती है, अपने एजेंसियों के ऊपर भी दबाव लगा के मुद्दे के लिए जो एक चार्जशीट दाखिल कराती है, तो उसमें आपको लॉजिक कहीं नहीं मिलेगा। वो बिल्कुल अतार्किक ढंग से वो कहीं न कहीं मनोहर कहानी की कथा की तरफ चली जा रही है। बीजेपी के पास संकट ये है कि वो हिंदुत्व का मामला जिस स्तर पे वो चलाना चाहते हैं वो चलने नहीं जा रहा है। दूसरे मुद्दों को जिसको बनाना चाह रहे हैं उसके लिए जमीनी स्थिति मौजूद नहीं है। जी, जमीनी स्थिति मतलब हर ढंग से मुश्किल में यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी या कहें तो उनकी पार्टी बीजेपी दिखाई दे रही है। लेकिन उसके साथ साथ जब हम विपक्षी मोर्चा की बात करते हैं तो यहाँ पर विपक्ष की तरफ से थोड़ा सा एक मजबूती दिखाई देती है, और अभी वो 17-18 तारीख के बाद तो और भी दिखाई देगी। लेकिन शकील अख्तर जी, क्या आपको लगता है कि जब हम इस गणित में आएंगे, यानी कि चुनावी गणित में आते हैं, तो फिर इस बार बीजेपी के लिए उत्तर भारत भी मुश्किल भरा दिखाई देता है क्या? देखिए राजीव जी, इसीलिए प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। राज्यों के विधानसभा के जो आप अभी कह रहे थे, जिस वीडियो का जिक्र कर रहे थे, वो हमारे पास है वो वीडियो, और आप कहें तो हम उसको दिखा सकते हैं यहाँ पे। इस पूरे वीडियो में कहीं पे भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं है, और यहाँ इस तरह साफ नहीं आएगा, लेकिन बाद में आप इसको दिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये पूरा वीडियो मोदी जी का है। चुनाव मध्य प्रदेश में है, बात मध्य प्रदेश की हो रही है, लेकिन वीडियो में जो दिख रहे हैं वो मोदी जी दिख रहे हैं। तो चुनाव मोदी जी के नाम से लड़ा जाएगा। कर्नाटक भी लड़ा गया था, लेकिन अगर हार जाएंगे तो फिर वहां के राज्य के जो नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, उनके फोटो टीवी स्क्रीन पे आने लगेंगे जी। तो अभी चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, ये सारे चुनाव जो हैं मोदी जी के नाम पे ही लड़े जाएंगे। और ये मोदी जी की ताकत भी है और ये भाजपा की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। देखिए हुआ क्या है कि पिछले 9 साल में राज्यों का सारा नेतृत्व खत्म हो गया। बीजेपी कभी उस तरह की पार्टी हुआ करती थी कि जहां हर जिले में नेता हुआ करते थे उसके, राज्यों में नेता हुआ करते थे उसके। मध्य प्रदेश में एक टाइम में कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा, वेणुगोपाल सचलेचा, राजमाता विजय राजे सिंधिया, कितने नेता हुए। लेकिन अब जब से शिवराज सिंह चौहान बने हैं, उमा भारती का काम क्या है कि वो जाके शराब की दुकानों पे खाली पत्थर फेंकती है जी। इसी तरह आप अभी छत्तीसगढ़ का जिक्र कर रहे थे, तो छत्तीसगढ़ में आज रमन सिंह कहाँ है किसी को पता नहीं है। राजस्थान में अभी तक वसुंधरा राजे को मोदी जी ने कमान नहीं सौंपी है, और वहां बड़े साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अगर वसुंधरा राजे को सीएम फेस नहीं बनाया गया तो बीजेपी कहीं मुकाबले में दिखेगी भी नहीं। अब एक दूसरी बात, समय बहुत कम है जी, जो हम बार बार बेंगलुरु की बात कर रहे हैं, और वो इसीलिए कर रहे हैं कि अभी तक 9 साल तक मोदी जी ने जो शासन किया है वो एक नैरेटिव बना के किया है। एक कहानी गढ़ी है कि मोदी के मुकाबले कौन,
और आज जब 25 पार्टियां बेंगलुरु में इकट्ठा हो जाएंगी तो वहां हमने क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि ये विपक्षी एकता जो है मोदी जी के सामने खड़ी है। और राहुल ने खुद कर्नाटक चुनाव जीत के, उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा करके, मणिपुर जाके, अमेरिका दौरे से ये बता दिया है, ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है, ना कांग्रेस बात को कहेगी ना विपक्षी दल कहेंगे, लेकिन जनता तक ये बात पहुंच गई है कि राहुल देश में एक ऐसे नेता हैं जो मोदी जी के सामने खड़े हो सकते हैं, खड़े हुए हैं और उनसे आंख में आंख डाल के बात कर सकते हैं। और जो एक नारा, जो एक बात, जो केंद्रीय बात होगी वो वही होगी जो राहुल ने कर्नाटक में कही थी और जिससे उन्होंने कर्नाटक का चुनाव जीता है, और वो है जातिगत जनगणना। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, उसमें सारी बातें समाहित हो जाएंगी। वो जातिगत जनगणना की मांग अब हमें लगता है विपक्ष और जोर शोर से करेगा और उसके ऊपर बीजेपी को वो पीछे की तरफ धकेलेगा, बैकफुट पे ले जाएगा। तो कांग्रेस आज की तारीख में कोई अपने आप को आगे बढ़ के ये बता के कि हम ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं या राहुल ही हैं, हम ही नेतृत्व करेंगे, हम सबसे बड़ी पार्टी है, नहीं कर रही है। वो समझ गई है इस बात को कि सबको साथ लेके चलेंगे और जब चुनाव हो जाएंगे, जब रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद फैसला अपने आप हो जाएगा। मतलब कॉमन मिनिमम प्लान जो है वो अंदर खाने में तैयार हो चुका होगा, शायद ऐसा माना जाए। हाँ, बिल्कुल, वो तो होना ही है, वो तो हो ही रहा है। 2-3 बड़ी बड़ी बातें भी बेंगलुरु में तय होंगी कि हमें क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट मीटिंग भी होगी। ये सब चीजें देखिए, जितना लंबा प्रोसेस चलेगा उतना लंबा माहौल बनेगा। देखिए इसमें क्या हुआ, पटना के बाद बेंगलुरु में कांग्रेस ने और विपक्ष ने ये बताने की कोशिश की है कि हाँ, हम भी मोदी जी की तरह हेडलाइन मैनेजमेंट कर सकते हैं, हम भी देश का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। एक तो ये हुआ कि वहां 18 पार्टी आई थी, यहां इन्होंने कहा 25 पार्टी आ रही है। 7 और दलों को निमंत्रण दिया जो उन्होंने स्वीकार कर लिया। एक माहौल बन गया कि 25 पार्टी आ रही हैं। कल अगली मीटिंग में 27 आएंगी, 30 आएंगी, जो भी हैं। और दूसरी बात, सोनिया गांधी का वहां जाना और सारे विपक्षी नेताओं को डिनर पे बुलाना, ये एक बहुत बड़ी घटना है। 2004 से पहले भी सोनिया गांधी ने ऐसे ही किया था। 2004 से पहले कोई मानता था कि वाजपेयी जी को हराया जा सकता है? शाइनिंग इंडिया, और वाजपेयी खुद बहुत बड़े नेता थे, उनका एक बड़ा ओरा था। उस चुनाव से पहले भी सोनिया गांधी ने डिनर पार्टी की थी। जी हाँ, इसी तरह उन्होंने डिनर पार्टी की थी, विपक्षी नेताओं से मिली थी, बात करी थी। और आज फिर सोनिया गांधी वहां जा रही हैं और आप देखेंगे कि इससे जो है पूरे देश में एक मैसेज जाएगा। आज सबसे बड़ी जरूरत है मैसेजिंग की, तो मैसेज जाएगा कि हाँ, विपक्ष एक हो रहा है और ये एक विपक्ष होके, एकजुट विपक्ष जो है ये हमारी आवाज को उठा सकता है और हमारी जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी की है, महंगाई की है और स्वास्थ्य की, शिक्षा की, जो सब प्राइवेट क्षेत्र में चले गए, बहुत बड़ा संकट है प्राइवेट क्षेत्र का। आज किसी भी आप गरीब से बात करो, वो कहता है मेरे पिताजी जो है फलाने हॉस्पिटल में भर्ती है, मतलब 50,000, 1 लाख, 2 लाख। इससे पहले हमने कभी नहीं सुना था। बड़े बड़े लोग, मध्यम वर्ग के लोग, उच्च मध्यम वर्ग के लोग सरकारी अस्पतालों में जाते थे, वहां भर्ती होते थे और ठीक होके आते थे। आज किसी भी आदमी से, किसी गरीब से पूछ लो, वो प्राइवेट अस्पताल में जाने को मजबूर है, मजबूर कर दिया उसको। सरकारी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं खत्म कर दी गई हैं पूरी तरह, और इसी तरह शिक्षा भी। कहीं स्कूलों में सरकारी स्कूल नहीं बचे हैं। ये दोनों क्षेत्र बहुत ही गंभीर हैं और ये सारी बातें अब होंगी और इसका जनता में बड़ा असर पड़ेगा।